कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी का 100 VVI ऑब्जेक्टिव लाया हूं। कितने ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट? 100 VVI ऑब्जेक्टिव लाया हूं। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना तो समझ लीजिए कि आप लोगों का 2 से 3 नंबर तो यहाँ से ज़रूर फंसेगा, इतना तो गारंटी है स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि सभी के सभी प्रश्न ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरा हिंदी अब प्लस में ग्रामर से निचोड़ कर लाया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं साइंस का, फिर एसएसटी का, संस्कृत का, मैथ का 100 VVI ऑब्जेक्टिव बताया हूं, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, हिंदी का सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का कि नौबत खाना का अर्थ है, अर्थात नौबत खाना का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है। तो याद रखिएगा कि प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजने का जो स्थान होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो नौबत खाना कहते हैं। भूलेंगे नहीं स्टूडेंट, याद रखेंगे। दूसरा नंबर का प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कि कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कोशिश का पर्यायवाची शब्द बताइए। मजबूरी होगा, कुछ करना होगा, लगातार होगा या फिर प्रयास होगा। तो स्टूडेंट देखिए, कोशिश को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयास बोलते हैं ना, कि प्रयास करते रहो, अर्थात कोशिश करते रहो, इसलिए कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, प्रयास। और स्टूडेंट मैं बता दूं कि पर्यायवाची शब्द ना मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, पर्यायवाची शब्द का मैं थ्योरी भी और ऑब्जेक्टिव भी मैंने करा रखा है, नहीं देखे तो जरूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है कि कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या होगा। ये जो कर्म शब्द है ना, इसका मानक और आधुनिक रूप क्या होगा बताइए, ठीक है स्टूडेंट। तो कर्म होगा। आजकल कोई कर्म बोलता है, सब कोई क्या बोलता है, कर्म। और आप लोग जब भी लिखते हैं तो कर्म लिखते हैं ना, तो ये कर्म शब्द का अगर आधुनिक रूप बोले तो इस तरह से होगा कर्म। ये कर्म लिखा हुआ है लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कर्म पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथा नंबर का आप लोग जवाब दीजिए स्टूडेंट कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंदनंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं ये जो रस है ना, ये हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है जिसे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग सही जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है स्टूडेंट, श्रृंगार रस का। और मैं आप लोगों को रस भी बहुत जल्द पढ़ाने वाला हूं। हालांकि ग्रामर का लगभग टॉपिक मैंने समाप्त कर दिया है, रस और छंद बचा हुआ है, तो इसे भी मैं समाप्त कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का स्टूडेंट कि धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार पूछा है ना, तो पूछ रहा है कि यहाँ पर गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है बताइए आप लोग। विरोधाभास अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें जो है ना रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये आप नहीं जान पाएंगे जब तक आप रस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। रस ज़्यादा नहीं स्टूडेंट, उसमें थोड़ा बहुत भी आप लोग समझ लेंगे ना तो हो जाएगा, क्योंकि आप लोग से बेसिक लेवल पूछा जाएगा, उतना हार्ड नहीं, ठीक है। चलिए 6 नंबर का जवाब दीजिए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 6 का कि पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। वही यहाँ पर है कि पारिभाषिक एवं तकनीक शब्द वे हैं, कौन सा शब्द है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पारिभाषिक या तकनीक शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 7वां नंबर का प्रश्न यहाँ देखिए क्या है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए 7वां नंबर का जवाब दीजिए कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो, ठीक है। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य पूछ रहा है, ये कौन सा वाक्य है। तो ये हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है वाक्य, ठीक है। यहाँ पर कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर उपवाक्य है। तो स्टूडेंट इसमें ना संयुक्त वाक्य है, ठीक है। इसमें सब मिला हुआ है, इसलिए हम लोग इसे संयुक्त वाक्य कहेंगे, ठीक है। अगला बताने का आप लोग प्रयास करेंगे 8वां नंबर का कि काव्य गुण के प्रकार है स्टूडेंट। काव्य गुण के कितने प्रकार होते हैं, तो काव्य गुण के प्रकार है ना, तो माधुर्य है, ठीक है। काव्य गुण का ये एक प्रकार है माधुर्य,
अगर पूछेगा काव्य गुण के कितने प्रकार होते हैं तो आप किस में जवाब बताएंगे, बताइए। चलिए बताइएगा आप लोग इसका जवाब कमेंट में कि काव्य गुण के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि काव्य गुण के प्रकार हैं, तो ये जो है ना माधुर्य, ये काव्य गुण के प्रकार है। ठीक है, चलिए संख्या में नहीं पूछा है यहाँ पर कितना है। यहाँ पर है 9 नंबर का कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। स्टूडेंट बताइए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। 10 नंबर का प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट। 10 नंबर का प्रश्न कि बातों की जलेबी, ठीक है स्टूडेंट, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बातों की जलेबी छानना, स्टूडेंट मैंने मुहावरा का भी ऑल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ा रखा है। ठीक है, मुहावरा ऐसे मैंने थ्योरी भी पढ़ाया है और करीब मैं आप लोग को 70-80 अलग से ऑब्जेक्टिव टाइप में मुहावरा भी बताया है, तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मैं बता दूं क्या होता है स्टूडेंट, तो गप सप में आनंद लेना। ठीक है, गप सप में जो आनंद लेता है ना, उसे आप लोग कह सकते हैं कि बातों की जलेबी छान रहा है ये लड़का। चलिए 11 का है कि डहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ये जो डहते विश्वास है, और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेखक परिचय और लेखक का नाम कैसे याद करें, इसका मैंने खतरनाक ट्रिक बताया है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ट्रिक वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा, मैंने इतना पढ़ा रखा है ना। अगर आप लोग हर एक चीज़ का तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा नंबर से पास कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, जरूर एक बार प्लेलिस्ट घूम के आइए, मेरा वाला प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पर घूमिए, चारों तरफ देखिए मैंने कितना गजब गजब टॉपिक को पढ़ा रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। स्टूडेंट बताइए ये जो किस भाषा से अनुदित है, तो उड़िया भाषा से। ठीक है, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है, इसी भाषा से अनुदित है। अगला है 12 नंबर का प्रश्न स्टूडेंट कि अमराई का कुआं कहाँ है। बताइए, शहर में है, बाजार में है, रास्ते में है, या फिर रगम्पा के खेत में है। तो अमराई का गांव स्टूडेंट रास्ते में है। कहाँ पर है, रास्ते में। भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में। ये जो है ना स्टूडेंट, ये प्रश्न वर्णिका से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है, वर्णिका से। और वर्णिका के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी मैंने पढ़ा रखा है, तो उसे भी देखना नहीं भूलेंगे। चलिए अब हम लोग 13 नंबर का देख लेते हैं स्टूडेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं। चलिए 13 नंबर का जवाब दीजिए स्टूडेंट, क्या कि 7 कोडी होता कथाकार है। वो जो कथाकार है, कैसे कथाकार है स्टूडेंट, 7 कोडी होता। तो ये जो है ना स्टूडेंट एक उड़ीसा भाषा के, ठीक है, उड़िया के कथाकार है। उड़िया अर्थात उड़ीसा में ना, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है, तो वही उड़िया के क्या है, कथाकार है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 14 नंबर का बताइएगा कि आध्यात्मिक शिक्षा। स्टूडेंट आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा से जो है ना गांधी जी हमारे पूज्य बापू का क्या अभिप्राय है, तो हृदय की शिक्षा। ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षा जो होती है ना, हृदय की शिक्षा से अभिप्राय है। 15 का जवाब दीजिए कि आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। लेखक ने कितने गद्य की रचना की, तो 27। ठीक है, कितने गद्यों की रचना की स्टूडेंट, तो 27 गद्यों की रचना की। चलिए 16 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए स्टूडेंट। 16 नंबर का कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। ये किस भाषा से अनुदित है स्टूडेंट, धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, तो ये जो है ना स्टूडेंट राजस्थानी भाषा से अनुदित है। ठीक है, राजस्थान में जो राजस्थानी भाषा बोला जाता है उसी से ये क्या है, तो उसी से ये अनुदित है। समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न है कि पप्पाती को कौन सा रोग था। बताइए, टेटनस था, हैजा था, कैंसर था, या फिर मेनिंजाइटिस था। तो स्टूडेंट पंपाती को जो है ना मेनिंजाइटिस रोग था। ये स्टोरी पढ़िएगा ना, आंसू आ जाएगा। और इस पर मैंने ऑब्जेक्टिव बना रखा है, ऑब्जेक्टिव भी जरूर देखिएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बताइए, वीरेन डंगवाल जी को किस जो है कि कृति के लिए, किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा से। ठीक है, इसी से उसको मिला था। अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि आदर्श समाज। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को दिखे। बताइए कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा स्टूडेंट भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, अगला है हम लोगों का कितना नंबर का, देखिए यहाँ पर 20 नंबर का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण, ठीक है, अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं।
किसे मानते हैं स्टूडेंट? तो जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो भाईचारा का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर का है कि मदन किसका पुत्र था? तो स्टूडेंट मदन गिरधर का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर का। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि विष के दांत कैसी कहानी है? ये जो विष की दांत है ना स्टूडेंट, ये कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विष की दांत कैसी कहानी है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए 24 नंबर का जवाब दीजिए कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? बताइए, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन मानव होता है। क्या होता है? प्राचीन मानव। 25 का है कि दोहा कोश किसकी रचना है? ये जो दोहा कोश है ये किसकी रचना है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरहपाद की रचना है। किसकी रचना है? सरहपाद की। 26 नंबर का प्रश्न है कि बेतमा कहाँ है? बेतमा जो है स्टूडेंट कहाँ पर है? तो पटना के पास है। बेतमा कहाँ है? पटना के पास। अगला प्रश्न है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? बताइए कि रिश्तेदार की पत्नी का ना स्टूडेंट कितने रुपये खो गए थे? तो 11 रुपया खो गया था। कितना? 11 रुपया। अगला है कि शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर स्टूडेंट एक नाटककार थे। कौन थे? नाटककार। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला देख लेते हैं। 28 का हो गया। 29 नंबर का कि बिरजू महाराज, प्रश्न को समझिएगा ध्यान से, कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? कब प्राप्त हुआ था? तो 1964 में प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुजान रसखान किसकी रचना है? ये जो सुजान रसखान है ये किसकी रचना है? तो रसखान की ही रचना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? क्यों भागा? इसका रीज़न क्या था स्टूडेंट? कुएं में डालने के लिए। वो सोचा कि इसे पाल के बड़ा करेंगे, इसीलिए उसे लेके भागा कि कुएं में इसे डाल देंगे। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न है कि सुलोचना थी स्टूडेंट, सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री, मंत्री, गायिका या फिर नर्तकी? तो अभिनेत्री थी। क्या थी? अभिनेत्री। अगला है कि टोल्स्टॉय कौन था स्टूडेंट? टोल्स्टॉय रूस के लेखक था। टोल्स्टॉय कौन था? रूस के लेखक। 34 नंबर का है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे कि गुरु नानक जी का जो जन्म है स्टूडेंट वो कहाँ हुआ था? तो आप लोग इसका जवाब देंगे कि गुरु नानक जी का जन्म नानक साहब में हुआ था। ठीक है, नानकाना साहब में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म नानकाना साहब में हुआ था। याद रखिएगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट कि हमारे इस चैनल पर ना सभी सब्जेक्ट का तैयारी अच्छा तरीका से कराया जाता है। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करना है तो परिवार के साथ जुड़े रहे, वीडियो आते रहेगा, आप लोग रोज देखते रहेंगे। ठीक है। चलिए 35 नंबर का प्रश्न क्या होगा कि रहीरास किसकी कृति है? ये जो रहीरास है ना, ये कृति जो है ये किसकी कृति है? ठीक है, तो याद रखिएगा 35 है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक की कृति है। रहीरास किसकी कृति है? तो गुरु नानक की। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? ऐसा किसने कहा था? तो स्टूडेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। उन्होंने क्या था? उन्होंने क्या कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। ऐसा किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ठीक है, 36 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 37 का है यहाँ पर कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है? इसमें अगर अलंकार का बात आए तो रूपक अलंकार है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगला देखिए 38 नंबर का जवाब दीजिए कि प्रेमघन किस युग के कवि थे? प्रेमघन किस युग के कवि थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो वो भारतेंदु युग के कवि थे। अगला है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है? किस समाज की रचना की है स्टूडेंट? प्रेमघन तो रसिक समाज की स्थापना की है। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की है स्टूडेंट? तो आप लोग क्या बताएंगे कि प्रेमघन ने किया है। नेक्स्ट है कि प्रेमघन का जन्म हुआ था, अर्थात कब हुआ था प्रेमघन का जन्म? तो कहाँ पर हुआ था? तो मिर्ज़ापुर में हुआ था। ठीक है, प्रेमघन का जन्म था। ठीक है, वही है कि प्रेमघन का जन्म था मिर्ज़ापुर में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, 41 नंबर का देख लेते हैं। इसी तरह आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहेंगे। कहीं पर भी दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 41 नंबर का क्या होगा? देखिए यहाँ पर है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में मेरे प्यारे बच्चों क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर सी ग्रामवासिनी सही है।
42 का है कि भारत माता कहाँ निवास करती है स्टूडेंट। तो भारत माता जो है ना वो अक्सर गांव में निवास करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कुंवर नारायण कैसे कवि थे। कुंवर नारायण मेरे प्यारे बच्चों कैसे कवि थे? तो याद रखिएगा एक रहस्यवादी कवि थे। कौन से कवि थे? रहस्यवादी। चलिए अब कौन सा देखेंगे हम लोग 45 नंबर का कि वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? बताएंगे आप लोग कि वीरेंद्र डंगवाल जो स्टूडेंट किस विचारधारा के कवि हैं। तो आप लोग इसका आंसर कभी गलत नहीं करेंगे। वीरेंद्र डंगवाल जी मेरे प्यारे बच्चों रहस्यवाद। ठीक है। वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि है? तो रहस्यवादी विचारधारा के कवि है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द मेरे प्यारे बच्चों पुल्लिंग है? तो कपट। ठीक है। कपट शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा शब्द है जो एक वचन नहीं है। ठीक है। तो समाचार जो ये शब्द है ना ये क्या है? एक वचन नहीं है, ये हमेशा बहुवचन है। ठीक है। ये बहुवचन शब्द है। अगला है 48 का कि वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का अगर पूछूं कि वचन का क्या अर्थ होता है तो वचन का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों कहना भी होता है, संख्या भी होता है, बताना भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है कि जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होती है? तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। यानी कि वहाँ प्रेरणा लेके दूसरे को दिया काम करने के लिए। ठीक है। ये क्रिया के टॉपिक में मैंने इसे बताया है तो उसे ज़रूर देखेंगे। अगला प्रश्न है 50 नंबर का कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? ये जो वाक्य है किस क्रिया का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? तो असमापिक क्रिया। ठीक है। असमापिक क्रिया का उदाहरण है क्योंकि वो खेलते खेलते थक गया, खेल खत्म नहीं हुआ, इसीलिए असमापिक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या है 51 का कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द क्या है? ठीक है। बताइए आराध्या बहुत तेज लड़की है, इसमें रेखांकित कहाँ है? ठीक है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा प्रविशेषण है। इसे समझिए इसमें क्या है? प्रविशेषण है। आराध्या बहुत तेज ऐसे होना चाहिए। ठीक है। आराध्या बहुत तेज लड़की है में रेखांकित शब्द क्या होगा? तो प्रविशेषण है। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं और विशेषण का ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा रखा है। 52 नंबर का है कि अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्टूडेंट जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था आप लोगों को तो वहाँ पर ये प्रश्न भी बताया था मैंने कि अंगार बरसना मुहावरे का अगर अर्थ जब भी पूछ ले तो आप लोग क्या जवाब देंगे स्टूडेंट? कड़ी धूप होना। कहते हैं ना कि बाहर यहाँ तो अंगार बरस रहा है अर्थात कड़ी धूप है। 53 नंबर का है कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? बता सकते हैं स्टूडेंट क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग धाय कहते हैं। आप लोग गांव में सुने होंगे कहते हैं ना धाय आया है आई है नूनू को रखेगी। वही है कि जो स्त्री दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करती है ना उसे हम लोग धाय कहते हैं, दाई नहीं कहते हैं। चलिए अगला है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया तो से आया ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, यहाँ अपादान होगा क्योंकि अलग होने का बोध है। घर से वो जो भी बाहर जा रहा है वो दोनों आपस में अलग हो रहा है अर्थात घर अलग हो रहा है और वो जो भी जा रहा है पर्सन वो अलग हो रहा है। इसीलिए अलग होने के बोध में हम लोग अपादान कारक का प्रयोग करते हैं और कारक का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ा रखे हैं, जरूर देखिएगा। चलिए 55 नंबर का बताइए कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? ठीक है। लंबा है उदर जिसका उसमें बहुव्रीहि समास है। अब मैं फिर से अगर कहूँ कि मैंने इसे भी पढ़ा रखा है तो आप कहिएगा सर आप कितना पढ़ा रखे हैं, हम लोग देखे ही नहीं है। ठीक है। तो लंबा है उदर जिसका लंबोदर, ठीक है, वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा क्योंकि जब भी देवी देवता का नाम आए ना तो वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ठीक है। देवी देवता का नाम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 10 मुख। ठीक है। देखिए जब भी आगे में अगर संख्या है ना स्टूडेंट तो वह द्विगु समास का उदाहरण होता है। ठीक है। जिस समास का जो पहला पद अगर संख्यावाचक हो तो उसे हम लोग द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। यहाँ 10 मुख अर्थात 10 मुख संख्या आ गया ना, इसीलिए हम लोग इसमें द्विगु समास में टिक मारेंगे।
ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लोग द्विगुणी समास में टिक मारेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ 10 मुख तो है, लेकिन ये देखिए देवी देवताओं के नाम में से आएगा, तो देवी देवताओं के नाम में से आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो बहुव्रीहि होगा। आप लोग कन्फ्यूज करेंगे कि सर समास में आप पढ़ाए थे कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो वो द्विगु समास होता है, लेकिन ये देवी देवताओं के नाम के अंतर्गत आ जाएगा। 10 मुख अर्थात रावण होता है, तो रावण तो एक तरह से हालांकि वो देवता नहीं था, लेकिन वो जो उसी कैटेगरी में ना आ जाएगा, देवी देवता सब के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग उसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 57 नंबर का कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग तो मैंने काफ़ी अच्छा तरीका से पढ़ाया है, तो उसे भी जरूर देखेंगे कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। स्टूडेंट बताइए, अनुवाद में देखिए अनु उपसर्ग है, सबसे आगे अनु लगा है तो अनु उपसर्ग है। अगला है कि अर्थ का विपरीत क्या होगा। अर्थ का विपरीत मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, अर्थ का याद रखिएगा अनर्थ होगा। अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अनर्थ। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए यहाँ प्रत्यय पूछा है। ठीक है, अगर उपसर्ग पूछेगा तो हम वी में टिक मारेंगे, लेकिन यहाँ प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है, तो इसमें आन प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आन। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, तो आन प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अब 60 नंबर का आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, 60 का, कि इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन होगा। स्टूडेंट पक्षी का पर्यायवाची शब्द अगर जब भी पूछे तो परिंदा, पक्षी का पर्यायवाची शब्द परिंदा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 61 का कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। जो वाणी होती है ना, वो कब विष के समान हो जाता है, तो राम नाम के बिना। जब राम नाम का नाम अगर कोई नहीं जपेगा तो उसका जो वाणी है वो विष के समान हो जाता है। नेक्स्ट है कि बिरजू महाराज ने, ठीक है, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी। स्टूडेंट किससे सीखी, तो अम्मा से सीखी थी। ठीक है, अगला है कि किसे प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। तो प्रेम के पीर कवि मेरे प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो चलिए देख लीजिए कि प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है, घनानंद को। अगला प्रश्न है कि किसके हुंकारों में महिलाओं की नींव उखड़ जाती है। स्टूडेंट किसके हुंकारों में महिलाओं की जो नींव है वो उखड़ जाती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जनता के। ठीक है, 66 का है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है। ये जो साखी है किसकी साखी है, तो मानव की साखी है। किसकी साखी है, मानव की। अगला बताएंगे आप लोग यहाँ पर कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो हिंदी में अनुवाद किसने किया था, प्रयाग शुल्क ने किया था। अगला है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। किस पर प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, उर्वशी पर। अगला है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। ठीक है, कौन सा कृति है जो कि रसखान का नहीं है, तो याद रखिएगा प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी जो है ये क्या है, रसखान की कृति नहीं है। 70 रखा है कि कुंवर नारायण कवि है। स्टूडेंट कुंवर नारायण जो है, चलिए यहाँ देख लीजिए, कुंवर नारायण कवि है। कैसे कवि है बताइए, तो याद रखिएगा ये जो है ना नगर संवेदना के कवि है। किस कवि है, नगर संवेदना के कवि है। अगला है यहाँ पर 71 का कि कौन सी कृति आज्ञे की नहीं है। कौन कृति है इनमें स्टूडेंट जो कि आज्ञे जी का नहीं है, तो मिलन यामिनी नहीं है। ठीक है, चलिए 72 का यहाँ कि पंपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी। कौन से शहर लेके गई थी। ठीक है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, मदुरै लेके गई थी। ठीक है, पंपाती की जो माँ है इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी, तो मदुरै लेके गई थी। 73 का है कि कवि के आदेशों में कौन था। बताइए कवि के आदेशों में कौन था, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक जानी दुश्मन। कवि के आदेशों में कौन था, तो एक जानी दुश्मन था। स्टूडेंट 73 प्रश्न समाप्त कर लिए हैं। अब आइए हम लोग 74 नंबर का प्रश्न देखते हैं। थोड़ा जल्दी करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा न हो। चलिए अब कौन सा 74 का यहाँ देखिए क्या है प्रश्न स्टूडेंट, कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। ये किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो याद रखिएगा ग्राम्या से लिया गया है। अगला है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। वो किस भाषा के कवि हैं स्टूडेंट, तो बांग्ला भाषा के कवि है। जीवनानंद दास बांग्ला भाषा के कवि है। 76 का है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है। किस भाव की है, तो ऑप्शन नंबर सी भक्ति भाव की है। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा। 77 का है कि पंडित बिरजू
महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था स्टूडेंट? पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। 78 का है कि लाल शत्रुंजय क्या है? ठीक है। 79 का क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 79 का कि आज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? आज्ञे जी का जो जन्म है ना वो किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। आज्ञे जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है 80 नंबर का। यहाँ देखिए कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? स्टूडेंट, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानकाना साहब में। ये प्रश्न 2 बार आ गया है। ठीक है, चलिए 81 का जवाब दीजिए। स्टूडेंट, अच्छा लग रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 81 का है कि रसखान किस काल के कवि है? जो ये रसखान जी है ना वो किस काल के कवि है? तो ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल के कवि है। अगला है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? ये किस छंद में है स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर बी दोहा छंद में है। ठीक है। 83 का बताइए कि सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर स्टूडेंट किसकी कृति है? तो घनानंद की कृति है। ठीक है। अगला है यहाँ पर 84 का। चलिए 84 का देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही, ठीक है, दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जनता के लिए क्या है? किसके लिए क्या है? जनता के लिए। 85 नंबर का हो जाएगा आप लोगों का। 85 का कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। ठीक है, किससे ली गई है? दुष्चक्र में सृष्टा से। अगला है यहाँ पर। ठीक है, अब कौन सा होगा? 86 का देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए 86 का बताइए आप लोग स्टूडेंट कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ये जो नागरी लिपि शीर्षक पाठ है ना ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। फिर है कि ससूलबाई थी। ससूलबाई स्टूडेंट रसूलबाई। ठीक है, रसूलबाई थी। रसूलबाई क्या थी? ठीक है, रसूलबाई मेरे प्यारे बच्चों क्या थी? तो रसूलबाई एक गायिका थी, भूलेंगे नहीं, रसूलबाई एक गायिका थी। चलिए अब कौन सा होगा? 88 का बताइए कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? ये जो रचना है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी का रचना है। किसकी रचना है स्टूडेंट? महात्मा गांधी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या है कि मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ये जो है किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो महाविद्यालय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाविद्यालय से लिया गया है। ठीक है, 90 नंबर का है और 10 प्रश्न बचा है, जरूर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बताना चाहते थे? सेन साहब जो है अपने पुत्र को स्टूडेंट क्या बताना चाहते थे? बताइए, बिजनेसमैन या इंजीनियर, और क्या बनाना चाहते थे? तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेन साहब अपने पुत्र को, ठीक है, जिसका नाम खोखा था, उसे बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। और आप लोग कमेंट करके बताइए स्टूडेंट कि सेन साहब के बेटा जिसका खोखा नाम था उसका दांत किसने तोड़ा था? कमेंट करके बताइए तो कि उसका दांत स्टूडेंट किसने तोड़ा था। ठीक है, तो 90 का राइट आंसर हो गया आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या बनाना चाहता था? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता था। 91 का है स्टूडेंट कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? कैसे रखा जाता था आप बताएंगे? तो याद रखिएगा कमरे में बंद करके रखा जाता था। ठीक है, जो पागल खाना वैसे भी स्टूडेंट पागल खाना में ना जो उपद्रवी मरीज होता है, जो ज़्यादा पागल वगैरह होता है ना, उसको कमरा में बंद करके रखता है, नहीं तो वो भाग के किसी के साथ जो है कि दुर्घटना कर लेगा, कपार कान फोड़ देगा, कुछ भी हो सकता है, या छत से कूद जाएगा। तो पागल है तो कुछ भी कर सकता है। अगला है कि उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए। 92 का उदय शब्द का विशेषण उदित होता है। ठीक है, उदय शब्द का उदित। अगला है 93 का कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य है ये। ठीक है, ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। अगला बताइए 94 का। ठीक है, 94 का बताइए कि आटा शब्द है। आटा शब्द क्या है? तो आटा शब्द मेरे प्यारे बच्चों एक पुल्लिंग शब्द है। आटा शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द। फिर है 95 का है कि पिंजरा शब्द है। पिंजरा शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द के कितने प्रकार होते हैं, इसे भी मैंने पढ़ाया है, जरूर देखिएगा। चलिए 96 का बताइए आप लोग कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आप लोग सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान का जो निर्माता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। 97 का है कि ड्योढ़ी, ठीक है, ड्योढ़ी पर
आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? ये जो रचना है ये किसकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र का रचना है। ठीक है स्टूडेंट। 98 का है कि कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? वो किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे बताइए आप लोग? तो याद रखिएगा पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, चलिए अब मात्र 2 प्रश्न है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर है कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसने, ठीक है, हंसते लोग सहसा मुरझा गए। सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो याद रखिएगा ये जो पंक्ति है ना स्टूडेंट, डहते विश्वास का है। ठीक है, किस विश्वास का? डहते विश्वास से ये पंक्ति लिया गया है। अगला है और अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कर्नाटक में। ठीक है, कोलार कर्नाटक में। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का 100 VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।